नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नेहरा अरविंदम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन ब्लड वाला जो टॉपिक है उसको वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से अपन ने कल छोड़ा था। अभी अपन बात कर रहे हैं कि ब्लड के अंदर कौन सी 3 रक्त कणिकाएँ विद्यमान होती हैं। तो वहाँ पे अपन ने बात की थी कि एक थी आरबीसी, दूसरी थी आपकी डब्ल्यूबीसी और तीसरी थी प्लेटलेट्स। तीसरी कौन सी है? प्लेटलेट्स। कल अपन ने ये बात कर ली थी कि आरबीसी जो होती है उस आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसको अपन बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। फिर अपनी जो प्लेटलेट्स है इसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ये 3 रक्त कणिकाएँ होती हैं जो रक्त में विद्यमान होती हैं। इनकी बात अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं और अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीसी को कि आरबीसी जो है वो कैसे काम करती है, क्या आरबीसी के कार्य होते हैं, उन पे अपन बात करें तो अपन बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। यानी कि आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यदि गर्भावस्था हो, क्या हो? गर्भावस्था हो, या अपन बोलें कि पूर्णावस्था हो, या अपन कहें पूर्णावस्था हो, तो उस केस में जो आरबीसी का निर्माण है वो होता है यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ध्यान रखना है, सामान्यतया अपन बोलते हैं कि आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि गर्भावस्था और पूर्णावस्था में आरबीसी कहाँ बनती है तो वहाँ पे अपना जो आंसर है, जो उत्तर है वो यकृत होना चाहिए, क्योंकि उस केस में आरबीसी जो है वो यकृत में बनती है। इससे बनने के बाद 20 से 120 दिन का वो समय लेती है, जो अपन बोलते हैं कि आरबीसी का जीवन काल होता है। यानी कि जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसके बाद ये प्लिया या अपन बोलें यकृत, वहाँ जाकर आरबीसी ख़त्म हो जाती है। इस कारण प्लिया और यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कौन है? तो अपना आंसर होना चाहिए प्लिया और यकृत। यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लिया और यकृत दोनों ही आरबीसी के कब्रिस्तान है, मतलब दोनों जगह ही आरबीसी नष्ट होती है। और यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि यदि 100 आरबीसी ख़त्म हो रही हैं तो 100 में से 72 आरबीसी जो होती हैं, यानी अपन बोल सकते हैं 72% जो आरबीसी होती हैं वो प्लिया में ख़त्म होती हैं और 28% जो आरबीसी होती हैं आपकी वो यकृत में ख़त्म होती हैं। तो ज़्यादा आरबीसी कहाँ ख़त्म हुई? प्लिया में। तो यदि अपन से ये पूछा जाए कि आरबीसी कहाँ ख़त्म होती हैं या कहाँ नष्ट होती हैं, ऑप्शन में अलग अलग दे रखा हो प्लिया और यकृत को, तो उस केस में अपना जो राइट आंसर है वो प्लिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जो आरबीसी है वो प्लिया में आकर ही ख़त्म होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। अब अपन बात करें कि ये जो अपनी आरबीसी होती है उस आरबीसी का क्या काम होता है, कैसे आरबीसी काम करती है, उस चीज़ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन देखेंगे कि आरबीसी के क्या कार्य होते हैं। इससे पहले जो अपन ने रक्त कणिका या प्लाज्मा अपन बोलें तो उसकी जो बात की है उसके लिए आप रक्त का जो पहला वीडियो बना है उस वीडियो को पहले देखें, ताकि आपको वो चीज़ और अधिक समझ में आए कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि आरबीसी का काम क्या होता है, क्या आरबीसी का कार्य होता है। तो आरबीसी का जो कार्य है उसको समझने के लिए अपन को एक फ्लो चार्ट को समझना होगा कि किस तरीके से काम होता है। तो अपन बोलें कि अपना जो रक्त होता है उस रक्त में होती है आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी। और इस आरबीसी के पास एक वर्णक होता है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक।
यानी कि यहाँ पे जो वर्णक है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन वर्णक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ Hb। इस हीमोग्लोबिन की यदि अपन मात्रा देखें तो इस हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। यानी कि 100 ml रक्त में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है, 15 ग्राम होता है। और इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही रक्त का जो रंग है, रक्त का जो रंग है वो लाल हो जाता है। आपसे पूछे कि रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है, तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो है वो किस में पाया जाता है, आरबीसी में, और इसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है, 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में कितनी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 ml रक्त के अंदर कितनी होती है, 15 ग्राम होती है। ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन के पास होता है आयरन, यानी Fe, आयरन धातु, आयरन धातु। यानी कि जो आयरन धातु है वो इस हीमोग्लोबिन के पास पाई जाती है। इस आयरन का काम क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं कि आयरन जो होता है वो होता है Fe2+, और ये केच करता है O2- को, और O2- को केच करने के बाद में ये जो ऑक्सीजन है उसे घोल देता है रक्त में। तो जो रक्त में ऑक्सीजन घुलती है वो किसकी वजह से घुलती है, आयरन की वजह से घुलती है। और ये आयरन किसके पास है, हीमोग्लोबिन के पास, और हीमोग्लोबिन किसके पास है, आरबीसी के पास है। तो यहाँ पे, और आरबीसी कहाँ है, रक्त में, तो रक्त में कौन सी धातु हुई, आयरन धातु हुई। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है, जो रक्त में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करती है। अपन जानते हैं कि अपन जो श्वसन करते हैं, श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन अपने शरीर के सभी भागों तक कैसे पहुँचे, तो उसका जरिया होता है रक्त। यानी उस ऑक्सीजन को रक्त के साथ जोड़ना होता है, और वो जोड़ने में हेल्प करता है कौन, आयरन उसकी मदद करता है। तो यहाँ पे अपन बोलें कि रक्त में यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो साथ में उसमें हीमोग्लोबिन भी है, साथ में उसके अंदर आरबीसी भी है, सारा काम है। तो रक्त में ऑक्सीजन घुल गया, रक्त में आपका हीमोग्लोबिन है ही, और साथ में रक्त के अंदर आपकी कौन सी धातु मिली हुई है, आयरन धातु मिली हुई है। अब इस रक्त को अपन बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त को सभी ऊतकों तक, या मैं बोलूँ सभी कोशिकाओं तक, सभी अंगों तक इस रक्त को पहुंचाया जाता है। तो ऊतकों या अंगों तक पहुंचने वाला जो रक्त है वो कैसा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन है, जिसमें ऑक्सीजन है, और साथ में अपना रक्त तो है ही। तो ऊतकों तक कैसा रक्त पहुंचेगा, तो अपन कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त पहुंचेगा। जैसे ऊतक तक वो रक्त पहुंचेगा तो ऊतक उससे ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। अब यहाँ पे ऊतक के पास जो CO2 बनी पड़ी है, जो CO2 पड़ी है, वो CO2 जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। और जुड़ने के बाद में ये हीमोग्लोबिन इस CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाएगा। कहाँ तक पहुंचाएगा, फेफड़ों तक। और फेफड़ों तक पहुंचाने के बाद फेफड़ों से जो CO2 है वो बाहर बॉडी से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, ये शरीर से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा रहा है, ऊतक तक पहुँचा रहा है, फिर ऊतक से जो CO2 है उसके साथ जुड़कर उसे फेफड़ों तक पहुँचा रहा है, और फेफड़ों से वो CO2 कहाँ निकल जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब अपन ये जाने कि यहाँ पे CO2 कहाँ से आई। तो जब अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स के अंदर जब क्रेब्स चक्कर चलेगा तो पायरुविक अम्ल जो है वो किस में टूटता है भाई। जब क्रेब्स चक्कर की यदि अपन बात करते हैं तो क्रेब्स चक्कर के अंदर होता क्या है, तो क्रेब्स चक्कर के अंदर जो पायरुविक अम्ल होता है वो पायरुविक अम्ल जो होता है वो CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा में टूटता है।
इसमें टूटता है CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा में टूटता है। और ये जो ऊर्जा अपन को मिलती है ये इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है, यानी यहाँ पे जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो किसके रूप में होती है, ATP के रूप में होती है। अब ऊर्जा जो है वो अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए अपन को चाहिए, जल जो होता है वो अपनी जैविक क्रियाओं में जरूरी होता है, लेकिन CO2 का अपनी बॉडी में कोई काम नहीं होता। एक तरीके से CO2 जो है वो अपने शरीर के लिए अपशिष्ट बन चुकी होती है। उस CO2 को हीमोग्लोबिन लेके उसे फेफड़ों तक पहुंचाएगा और फेफड़ों से वो CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जैसे ही हीमोग्लोबिन इतना काम कर दे, अब इस हीमोग्लोबिन का विखंडन होगा। हीमोग्लोबिन का क्या होगा, विखंडन होगा। और उस हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है। और ये जो यूरोक्रोम है, ये यूरोक्रोम मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है, मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। तो मूत्र को पीला रंग प्रदान कौन करता है, यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि HB के विखंडन से क्या बनता है, यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन की बंधुता ऑक्सीजन के साथ भी है, तो हीमोग्लोबिन की बंधुता CO2 के साथ भी है। और वो हीमोग्लोबिन किसके पास है, RBC के पास। तो मैं कह सकता हूँ कि RBC जो होती है उस RBC का मुख्य काम जो है वो गैसों का आदान प्रदान करवाना है। आदान प्रदान कौन सी गैसों का, कि वो ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद कर रहा है और ऊतक से जो CO2 बनी पड़ी है उस CO2 को वो फेफड़ों के थ्रू बाहर निकलवाने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो RBC का मुख्य कार्य है वो RBC का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान करना हो जाएगा। तो RBC के लिए आपसे पूछा जाए कि RBC का मुख्य काम क्या है, तो RBC का मुख्य कार्य क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान करवाना, गैसों का आदान प्रदान करवाना। और कौन सी गैसों का, तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करवाना। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ यहीं पे बताना चाहूँगा कि अपना जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और CO2 के साथ तो जुड़ता ही है, ठीक वैसे ही हीमोग्लोबिन जो होता है वो CO के साथ भी जुड़ सकता है। किसके साथ जुड़ सकता है, CO के साथ। अभी अपन ने देखा था ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, अपन कह रहे थे CO2 के साथ जुड़ता है, ठीक वैसे ही हीमोग्लोबिन जो होता है वो CO के साथ भी जुड़ सकता है। और इस CO की यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता, हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता, साथ बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता ऑक्सीजन से 200 गुना तक अधिक होती है, ऑक्सीजन से 200 गुना तक अधिक होती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि हीमोग्लोबिन के सामने CO2 या O2 या अपन CO तीनों रखें तो ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ के वो किसके साथ जुड़ेगा, CO के साथ। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ CO की बंधुता या CO की बंध बनाने की क्षमता ऑक्सीजन से कितना गुना अधिक है, 200 गुना तक क्या है, अधिक है। और यदि हीमोग्लोबिन, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि हीमोग्लोबिन CO के साथ जुड़ जाए, यदि हीमोग्लोबिन CO के साथ जुड़ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाए, तो उससे बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है
ये एक खतरनाक यौगिक बन चुका होता है। कैसे बन चुका होता है? क्योंकि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन को घुलने नहीं देगा, और यदि रक्त में ऑक्सीजन नहीं घुलेगी तो व्यक्ति की साइलेंटली डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइलेंटली डेथ हो जाएगी, मतलब अचानक से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो व्यक्ति के अचानक मृत्यु का जो कारण है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि यदि आपने वहाँ अंगीठी जलाई है तो वहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन कम हो गई, CO की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगा? CO के साथ, और क्या बना लेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यदि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना तो रक्त में ऑक्सीजन नहीं घुलेगी, और रक्त में ऑक्सीजन नहीं घुलेगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कभी भी आप उस जगह अंगीठी का इस्तेमाल ना करें या CO के संपर्क में ना आए। यदि ऐसा हो गया तो क्या बन सकता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन सकता है। बनना क्या चाहिए था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन CO के साथ यदि हीमोग्लोबिन जुड़ा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम्स में आपके लिए क्वेश्चन लेके आता है, और वहाँ पे अपन यदि इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या दे देंगे? गलत दे देंगे। तो ये बात थी अपनी किस पे? RBC पे। दूसरी चीज़, यदि अपन में ये आपको यहाँ से बोलूँ कि अपन WBC के बारे में जानना चाहें तो WBC क्या होती है, WBC के क्या काम होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी कि WBC क्या होती है। देखिएगा, दूसरी जो कणिका है उसके लिए अपन बात कर रहे हैं WBC, यानी कि अपन कह सकते हैं श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। इस WBC का दूसरा नाम क्या होता है? तो अपन कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स, यानी WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जा सकता है। WBC ठीक अपन उसी तरीके से देखें कि RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा था, तो इस WBC का निर्माण कहाँ पे होगा? तो WBC का जो निर्माण है वो जहाँ RBC बनती है वहाँ तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी कई जगह WBC बनती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो WBC का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। WBC जो होती है वो प्लेया में भी बनती है, यकृत में भी बनती है, वह लसिका के अंदर भी WBC का निर्माण होता है। यानी कि WBC जो है वो कई जगह बन रही है, अस्थि मज्जा, प्लिया, यकृत, लसिका। इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। मतलब अपनी बॉडी में यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिजन जा रहा है तो उस प्रतिजन को ख़त्म करने के लिए बॉडी द्वारा प्रतिरक्षी बनवाई जाती है या बनाई जाती है। तो वो जो प्रतिरक्षी बनती है या बनवाई जाती है उस प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करता है WBC। तो हर उस जगह WBC का होना जरूरी है जहाँ पे मतलब इंस्पेक्शन वगैरह होता है, जहाँ पे अपन किसी चीज़ से संक्रमित होते हैं। तो मुख्य जो है वो क्या है? अस्थि मज्जा है, प्लिया है, यकृत है और लसिका है, तो वहाँ पे WBC बनती है। इस WBC का जो जीवन काल है वो 4 से 5 दिन का होता है। वर्किंग मतलब क्रियात्मक रूप से जो WBC है, क्रियात्मक रूप से जहाँ पे वो अपना काम कर पाती है, क्रियात्मक रूप से WBC का जो जीवन काल है, WBC का जीवन काल ये होता है 4 से 7 दिन। कितना होता है? 4 से 7 दिन, यानी कि आपकी RBC से कम होता है। RBC का कितना था? 20 से 120 दिन था, जबकि WBC का कितना है? 4 से 7 दिन।
दूसरी चीज़, जो WBC होती है इसका कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है कि वो वहीं जाके ख़त्म होगी। ये रक्त के किसी भी भाग में क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यानी नष्ट होने का जो मतलब फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं होता या फिक्स कोई डेस्टिनेशन नहीं होती कि वहीं पर्टिकुलर प्लेस पे जाके WBC नष्ट होगी। ये रक्त के किसी भी भाग में, रक्त के कहीं पे भी ये रक्त में ही क्या है, ख़त्म हो जाती है। तो इसका फिक्स पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं होता है, कोई जगह नहीं होता है जहाँ आपकी WBC ख़त्म होती हो। तो WBC कहीं भी ख़त्म हो सकती है। तो ये जो WBC है, यदि मैं इस WBC की बात करूं तो WBC को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में। एक WBC वो होती हैं जिनमें कणिकाएं पाई जाती हैं, एक वो होती हैं जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यानी कि जो WBC है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक WBC होती है कणिका में, या अपन इसे कह सकते हैं कणिका युक्त, कणिका युक्त। दूसरी जो WBC है वो होती है आपकी कणिका विहीन। क्या होती है? कणिका विहीन। यानी WBC जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी कणिका युक्त WBC, एक होती है कणिका विहीन WBC। यदि कणिका युक्त WBC की बात करें तो कणिका युक्त WBC जो है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? तो वहाँ पे अपन बात करें कि ये होती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और तीसरी होती है आपकी बेसोफिल। यानी कि जो WBC, कौन सी WBC? कणिका युक्त WBC या कणिका में जो WBC है वो कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है। एक है आपकी न्यूट्रोफिल WBC, दूसरी है इओसिनोफिल WBC, और तीसरी है बेसोफिल WBC। ये कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है। ये जो न्यूट्रोफिल WBC जो होती है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यदि अपन से पूछा जाए कि अपने शरीर में कौन सी WBC जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं तो अपना आंसर होना चाहिए न्यूट्रोफिल। कौन सी जो है वो सबसे कम पाई जाती है तो अपना आंसर होना चाहिए बेसोफिल। जो बेसोफिल WBC जो होती है उसकी शरीर में संख्या क्या होती है? कम होती है। यानी कौन सी जो WBC है जो कम संख्या में पाई जाती है तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी बेसोफिल। और सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली WBC, संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी हो जाएगी? आपकी न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस WBC की संख्या होती है तो अपन बोलते हैं किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की होती है। सबसे कम किसकी होती है तो अपन बोलते हैं बेसोफिल की होती है। और इओसिनोफिल जो होता है वो मध्य का होता है। ठीक है, इसके बाद में जो कणिका विहीन WBC की यदि मैं बात करूं तो कणिका विहीन WBC भी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी लिम्फोसाइट, कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, और एक होती है मोनोसाइट। कौन सी होगी? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और दूसरी कौन सी है? मोनोसाइट। किस WBC की बात कर रहा हूँ? कणिका विहीन WBC की बात कर रहा हूँ। ये जो लिम्फोसाइट है ये अगेन 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी कौन सी? T लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है B लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी होती है? B लिम्फोसाइट। मैं दोबारा आपको रिपीट करवा दूं कि WBC जो है वो 2 प्रकार की है। एक कणिका में या कणिका युक्त, दूसरी है कणिका विहीन। कणिका में जो WBC है वो 3 टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल।
ये जो न्यूट्रोफिल WBC होती है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यानी अपन से पूछा जाए कि अपने शरीर में कौन सी WBC जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो अपना आंसर होता है न्यूट्रोफिल। अपन से पूछा जाए कि कौन सी WBC है जो संख्या में सबसे कम पाई जाती है, तो वो होती है आपकी बेसोफिल। फिर यदि अपन बात करें कणिका विहीन की, तो कणिका विहीन कितने टाइप की है? 2 टाइप की, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो T लिम्फोसाइट और दूसरी होती है B लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो लिम्फोसाइट है, भले ही T लिम्फोसाइट हो भले ही B लिम्फोसाइट हो, इन दोनों लिम्फोसाइटों का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन T लिम्फोसाइट जो है वो परिपक्व होगी थाइमस में। T लिम्फोसाइट जो होती है वो परिपक्व कहाँ पे होगी? थाइमस में। ध्यान रखना कि जो लिम्फोसाइट आपकी होती हैं, चाहे वो B हो या T हो, उसका यदि आपसे निर्माण पूछे तो निर्माण हमेशा अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट चाहे B है या T है, T लिम्फोसाइट बोलो या B लिम्फोसाइट बोलो, हमेशा निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। यहाँ पे T का मतलब क्या है कि वो जो लिम्फोसाइट है वो परिपक्व कहाँ हो रही है? थाइमस में हो रही है। उस थाइमस की वजह से उसे क्या बोला जा रहा है? T लिम्फोसाइट बोला जा रहा है। यानी थाइमस से क्या आया है? T आया है। तो T लिम्फोसाइट जो है वो बनती तो कहाँ है? अस्थि मज्जा में। और परिपक्व कहाँ होती है? तो अपन कहते हैं थाइमस में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो B लिम्फोसाइट होती है उसका निर्माण कहाँ होगा? तो अपन कहेंगे अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में। यानी कि जो आपकी B लिम्फोसाइट है वो भी अस्थि मज्जा में ही बन रही है, लेकिन इसका जो परिपक्व है, यदि यहाँ से पूछा जाए कि B लिम्फोसाइट परिपक्व कहाँ होती है, तो वो परिपक्व भी कहाँ होगी? अस्थि मज्जा में। ध्यान देना, B लिम्फोसाइट बनती भी अस्थि मज्जा में है और मेच्योर भी यानी परिपक्व भी कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में है। जबकि आपकी T लिम्फोसाइट जो होती है वो बनती कहाँ है? अस्थि मज्जा में है, लेकिन परिपक्व कहाँ होती है? थाइमस में होती है। यानी वो जो मेच्योर होने का काम है वो कहाँ जाके होगा? थाइमस में होगा। उसी की वजह से उसे T लिम्फोसाइट बोला जा रहा है। इसे B लिम्फोसाइट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बनती भी अस्थि मज्जा में है और मेच्योर भी कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। ये जो अपनी मोनोसाइट होती है ये सबसे बड़ी WBC होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मोनोसाइट जो है वो कैसी WBC है, तो सबसे बड़ी WBC। सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो कौन सी है? मोनोसाइट। अरे बात सुने, संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी है? न्यूट्रोफिल। कम कौन सी है? बेसोफिल। बड़ी कौन सी है? तो मोनोसाइट। और आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या हैं? तो वो 2 हैं, एक T लिम्फोसाइट, एक होती है आपकी B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट बन भी कहाँ रही है? अस्थि मज्जा में, और परिपक्व कहाँ रही है? थाइमस में। B लिम्फोसाइट बनती भी अस्थि मज्जा में है और परिपक्व भी कहाँ होती है? थाइमस में होती है। तो ये WBC जो होती है उसका मेन काम, अब यहाँ पे चाहे न्यूट्रोफिल हो, चाहे इओसिनोफिल हो, चाहे आपका बेसोफिल हो, चाहे इधर अपन बोले लिम्फोसाइट हो, चाहे मोनोसाइट हो, इन सब WBC का जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रतिरक्षा प्रदान करवाना। और उस प्रतिरक्षा प्रदान करने का जो है वो तरीका अलग होता है। कई जगह ये फेगोसाइटोसिस करती हैं, तो कई जगह इनके द्वारा पिनोसाइटोसिस किया जाता है। अरे वास में तो WBC का जो काम करने का ढंग है वो क्या है? या तो वो फेगोसाइटोसिस करेगी या वो क्या करेगी? पिनोसाइटोसिस करेगी। 2 ढंग से काम करती है। और फेगोसाइटोसिस हो या पिनोसाइटोसिस हो, हर जगह क्या होता है कि प्रतिजन को पकड़ा जाता है, कैप्चर किया जाता है, उसका भक्षण किया जाता है, उसे नष्ट किया जाता है। और यदि प्रतिजन नष्ट हो गया तो आपकी बॉडी क्या हो गई? स्वस्थ हो गई। मतलब आपको एक प्रतिरक्षा मिली, किसके खिलाफ? प्रतिजन के खिलाफ। और वो किसकी वजह से मिल रही है? वो मिल रही है किसकी वजह से? WBC की वजह से मिल रही है। तो WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका प्रतिरक्षा प्रदान करवाना, भले ही वो न्यूट्रोफिल हो, भले ही वो इओसिनोफिल हो, या हो आपकी बेसोफिल। यदि आप कणिका विहीन की बात करो तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, यानी हर एक
WBC जो है वो काम करेगी प्रतिरक्षा प्रदान करने का, बस तरीका अलग हो सकता है। ये फेगोसाइटोसिस कर सकती है और पिनोसाइटोसिस कर सकती है। अब यहाँ पे जो तीसरी कणिका बची है वो है आपकी प्लेटलेट्स। कौन सी है? प्लेटलेट्स। तीसरी जो कणिका होती है जो अपने रक्त में पाई जाती है वो होती है प्लेटलेट्स। वो है अपनी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये जो रक्त कणिका है, इस रक्त कणिका का निर्माण की यदि अपन बात करें तो इसका जो निर्माण है वो होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। और ये अस्थि मज्जा में बनने के बाद 2 से 4 दिन का समय लेता है। कितने का समय लेता है? 2 से 4 दिन का। 2 से 4 दिन बाद ये प्लेटलेट्स जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो 2 से 4 दिन जो है वो इसका क्या हो जाएगा? जीवन काल। यानी कि आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है, तो अपन कहेंगे 2 से 4 दिन। तो सबसे कम जीवन काल वाली जो रक्त कणिका है वो कौन सी है? प्लेटलेट्स है। क्योंकि अपन ने देखा था कि RBC का जो जीवन काल है वो होता है 20 से 120 दिन। WBC का जीवन काल जो है वो होता है 4 से 7 दिन। लेकिन प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितना है? 2 से 4 दिन है। तो सबसे कम जीवन काल या सबसे कम समय जीवित रहने वाली जो कणिका है वो कौन सी होती है? प्लेटलेट्स है। अब ये कहाँ जाके नष्ट होता है? तो प्लेटलेट्स जो है वो नष्ट होता है कहाँ पे? प्लीहा में। कहाँ पे होता है? प्लीहा में। ध्यान देना कि प्लेटलेट्स का एक फिक्स डेस्टिनेशन होता है जहाँ जाके वो ख़त्म होता है, और वो कहाँ है? प्लीहा में। यानी कहाँ ख़त्म होगा? प्लीहा में जाकर ये ख़त्म होगा। बनेगा कहाँ? अस्थि मज्जा में। जिंदा कितने दिन? 2 से 4 दिन। और नष्ट होने का जो स्थान है वो कौन सा है? प्लीहा है। ये जो प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य की यदि अपन बात करें तो वो होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का जो मुख्य काम होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना, मतलब ब्लड की क्लोटिंग करवाने में क्या होता है? ये सहायक होता है। जब अपन रक्त का थक्का जमाने का एक शेड्यूल देखते हैं तो उसमें पता करेंगे कि वहाँ पे अपन देखेंगे कि 13 कारक, 13 फैक्टर होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। उन 13 फैक्टरों में से, उन 13 कारकों में से एक कारक जो है वो आपका प्लेटलेट्स है, जो रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? सहायक होता है। इससे पहले अपन ने 2 प्रोटीन भी देखी थी, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रिनोजन। दोनों ही रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? सहायक होता है। वैसे वहाँ अपन तत्व भी देखेंगे कि कैल्शियम भी रक्त का क्या जमाता है? थक्का जमाता है। विटामिन के जो होती है वो भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो जब अपन रक्त का थक्का जमाने का जो चार्ट बनाएंगे जहाँ पे अपन देखेंगे कि 13 कारक ऐसे हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं। तो फिलहाल अपन कणिका पे बात कर रहे हैं, तो कणिका कौन सी है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो वो होती है प्लेटलेट्स। एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्लेटलेट्स होता है उस प्लेटलेट्स में भी RBC के बाती केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना आपको कि जो प्लेटलेट्स होता है, इस प्लेटलेट्स में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो सिर्फ WBC में पाया जाता है, ना तो केंद्रक RBC में होता है और ना ही केंद्रक जो है वो आपकी प्लेटलेट्स में होता है। लेकिन WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं है। RBC में भी अपवाद है, जैसे अपन बात करें ऊंट और लामा की, तो उनकी RBC में केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्लेटलेट्स में तो किसी प्रकार का कोई केंद्रक है ही नहीं, ना कोई ऐसा एग्जाम्पल सामने आया है कि जिसमें अपन ये कह सकें कि प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है। तो ये थी रक्त की 3 कणिकाएं जिनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है, अपन ने उस पर चर्चा की है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें महत्वपूर्ण रही हैं वो आपको इस वीडियो में बताने की भरपूर कोशिश की गई है।
इसके आगे जो है वो अपन बात करते हैं कि रक्त का प्रीसंचरण कैसा होता है, किस तरीके से रक्त जो है वो हृदय तक पहुंचेगा। तो प्रीसंचरण सिस्टम को अपन अगले वीडियो में लेंगे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि हृदय जो है वो किस तरीके से काम करता है और हृदय संबंधी कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। इसके आगे जो भी टॉपिक ब्लड का बचा है उसे आगे आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।